अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे और ये जो हम बात करेंगे ये भी इंशाल्लाह हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे। सबसे पहले कल हमने मैटर को देखा, उसके बाद हम मॉलिक्यूल पे गए, उसकी टाइप्स पे हमने बात की। आज के लेक्चर में एक इंतहाई बेसिक यूनिट जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज एटम, उस पे बात करेंगे और उसके कुछ पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम क्या है। एटम एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इज डिविजिबल, जो कि क्या है? डिविजिबल है। अब डिविजिबल ये किस चीज के अंदर है? ये डिविजिबल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जो होता है वो इन तीन पार्टिकल्स और इसके अलावा कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ मजीद भी होती है इसके अलावा, उनसे मिलकर बना हुआ है। तो एटम इज द डिविजिबल पार्टिकल which is divided into proton, neutrons and electrons, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है? मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मैटर को बनाता है। तो ये आ गया एटम कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज डिविजिबल। ये आ गई एटम की डेफिनेशन। अब कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं जिससे हम एटम को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर है जिससे हम किसी भी एटम को डिफाइन करते हैं, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम, के द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom or electrons in the shell of an atom is called atomic number। कि किसी भी एटम के शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की तादाद है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसका मतलब है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो वो कितने हैं? 6 है। और इसी तरह जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, वो भी क्या है? 6 है। तो दैट इज व्हाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसी तरह मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के गिर्द शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्या हो? न्यूट्रल हो, इस पे कोई चार्ज ना हो, जब ये एज अ होल न्यूट्रल हो, तो फिर इसके न्यूक्लियस के गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। दैट इज व्हाई द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो ये पहला पैरामीटर है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये मैंने आपके सामने डिफाइन किया इसको कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ऑफ एन एटम है, लिहाजा इसको इलेक्ट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स की जहां तक बात है, सबसे पहली बात यह है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये सिंपल होल नंबर में होगा। जो एटॉमिक नंबर है ये क्या होगा? सिंपल होल नंबर में होगा। ये इसके बारे में पहला फैक्ट है, सिंपल होल नंबर में होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि 6.22, 9.22, इस तरह नहीं होगा। होगा तो 8, 10, 12, 14 इस तरह होल नंबर में होगा। दूसरी बात कि the periodic property of the elements, periodic properties of the elements depends on what atomic number, किस चीज पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। periodic properties of elements depends on what atomic number, वो किस चीज पे बेस करती है? एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट that they repeat after a regular interval in the periodic table,
कि वो प्रॉपर्टीज जो कि एलिमेंट्स क्या करती हैं, रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज भी किस चीज पे बेस करती हैं, एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं। जब तीसरी बात है कि इट इज सेम फॉर ऑल द आइसोटॉप्स, इट इज सेम फॉर ऑल द आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल C6 12, C6 13, C6 14, ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो आप इसमें देखें कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ऑल द आइसोटॉप्स के लिए क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है क्या होगा, सेम होगा। इसके चौथे फैक्ट पे बात करते हैं। जो इसका चौथा फैक्ट है एटॉमिक नंबर का, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बेस करते हैं एटॉमिक नंबर पे, कि इसमें जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है वो उनके एटॉमिक नंबर पे जो है ना उन्हें बेस किया गया है, एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको अरेंज किया गया है। तो ये 4 मेन फैक्ट्स हैं किस चीज के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। और अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि शुरू में करनी चाहिए थी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर। तो ये पहला पैरामीटर आ गया, पहला पैरामीटर आ गया किस चीज के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। स्टूडेंट यहां पे एक चीज और भी याद रखें कि आयंस का एटॉमिक नंबर नहीं होता, ये न्यूट्रल एटम्स का होता है। आयंस का एटॉमिक नंबर नहीं होता। अगर आपको कोई कहे कि क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहीं ऐसा ना कर जाए कि क्लोरीन का तो 35 है, क्लोरीन का तो 17 है, सॉरी क्लोरीन का तो 17 है, तो क्लोरीन माइनस से आप कहीं ये ना कहे कि इसके 18 है, तो 18 तो फिर आगे आर्गान का है। तो किसी भी दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ये भी फैक्ट है। दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो न्यूट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर होगा, आयंस का नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप उसे कहें कि आयन का एटॉमिक नंबर नहीं होता। ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि सोडियम का 11 होता है, अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो पीछे इसका 10 एटॉमिक नंबर गया, तो ये गलत है। क्योंकि 10 तो किस चीज का होता है, 10 नियान का होता है। तो किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये क्या इफेक्ट है, तो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर। अब इसके दूसरे पैरामीटर पे बात करते हैं, एटॉमिक मास के ऊपर, कि एटॉमिक मास क्या है। या एटॉमिक मास से भी पहले बात करते हैं मास नंबर के ऊपर। मास नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनको ऐड कर दो, उनका जो सम आएगा तो वो क्या होगा, वो मास नंबर होगा। अब क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, so that is why it is also known as न्यूक्लियन नंबर। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। अब जो एटम्स होते हैं, एटम्स का तो मास नंबर होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कैटायंस या एनायंस है, सिंपली आप उनको आयंस कह सकते हैं, कि आयंस आल्सो हैव मास नंबर। एटॉमिक नंबर में मैंने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स का हो सकता है, आयंस का नहीं हो सकता, लेकिन मास नंबर आयंस का हो सकता है। क्योंकि जब आयंस बनते हैं तो चेंजेस का आप है, चेंजेस अराउंड द न्यूक्लियस, जो शेल होते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आती हैं।
न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है वो उतने ही रहते हैं, सिर्फ बाहर इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो मास नंबर इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से चेंज नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने से चेंज होता है। तो लिहाजा आयंस का भी क्या होगा, मास नंबर होगा। आयंस जितने भी हैं उनके क्या होगा, मास नंबर होगा। चाहे वो कैटायन हो एनायन हो जो भी हो, तो उनके क्या होगा, मास नंबर होगा। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, या एग्जाम्पल से पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था, तो वो मैंने आपको बताया था कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। उसको z से रिप्रेजेंट करते थे, इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन हमें सामने आता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर से। तो वो क्या है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जी होता है, a माइनस जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो a है यहाँ पे मास नंबर है और z जो है ना क्या एटॉमिक नंबर है। लेट मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और जो एटॉमिक मास है उसका तो वो क्या है, 16 है। एटॉमिक नंबर का मास नंबर का क्या है, 16 है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस जी। अब a यहाँ पे क्या है, 16 है, माइनस जी क्या है, 8 है, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर क्या है, 8 है। इसके अंदर कितने, 8 न्यूट्रॉन है। अब सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन N7, इसका क्या एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर क्या 14 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, तो क्या a जो कि क्या मास नंबर क्या 14 माइनस जी के एटॉमिक नंबर है 7, दिस इज इक्वल टू क्या 7। तो ये 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये इन दोनों के डिफरेंस से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लिया। तो अगले पैरामीटर पे बात करते हैं जिससे हम एटम को डिफाइन करते हैं। तो इससे अगला पैरामीटर है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो इसको हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। आपको पता है कि मास के क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम कहते हैं कि 1 है। तो ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम क्या कहते हैं कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है उसका मास क्या 1 है। तो ये क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, या कहते हैं कि इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास, अब चूंकि जो एटॉमिक मास है आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास आप फाइंड नहीं कर सकते, हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं। इसीलिए आप इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास ये टर्म हम यूज करते हैं। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हम फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम कंपेयर करके क्या करते हैं, रिलेटिव जो एटॉमिक मास होते हैं हम वो फाइंड करते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं फिर एटॉमिक मास को, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, कि इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, it is the mass of one atom of an element which is compared with the mass of one atom of carbon 12। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो कि कार्बन 12 के कंपैरिजन से हासिल किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये जो 1 है
ये क्या एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो ये बात आ गई रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो इससे अगले टर्म पे बात करते हैं। इससे जो अगले टर्म है वहां से एक्सप्लेनेशन से पहले अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि हम किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट जो एटॉमिक मास है वो फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको कार्बन 12 से कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास लेते हैं, और जो एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के कंपैरिजन से लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो अब जरा बात करते हैं इस पे कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास आप फाइंड नहीं कर सकते। उसको आप कंपेयर करते हैं किसी के साथ, कार्बन 12 के साथ। किसी भी एटम का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया, उससे मेजर करके, ठीक है, या उसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी एटम का कहते हैं कि ये उसका क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो स्टूडेंट जब इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि भाई कार्बन 12 को क्यों सिलेक्ट किया गया, इससे पहले ये कौन कौन से एटम यूज किए जाते थे, कौन कौन से आइसोटॉप से, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते थे। आजकल के दौर में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया। 1961 के बाद कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है। अब इसको क्यों स्टैंडर्ड माना गया है, इसको स्टैंडर्ड मानने इसकी रीजन बताने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि इससे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया था, और फिर 1961 में आगे क्या हुआ, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। तो पहले इस चीज पे बात करते हैं कि कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना गया, इन बाकी दो को क्यों रिजेक्ट किया गया। तो बात करते हैं कि जो कार्बन 12 है, इट इज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, इट इज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड। रीजंस पे बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये बता दूं कि जो कार्बन 12 है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बी कहते हैं। मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड माना गया तो इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बी कहते हैं। कार्बन 12 is considered as a standard for the relative atomic mass of other atoms। तो अब इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बी कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड बी कहते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो कि विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट मेजरमेंट लिया जाता है। तो जो कार्बन 12 है, इसको विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट मेजरमेंट लिया गया है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसीलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहते हैं, विदाउट एनी मेजरमेंट इसको ये लिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको सिलेक्ट क्यों किया गया है, ये तो इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। उसकी मैंने रीजन बताई कि क्यों, क्योंकि इसको विदाउट मेजरिंग लिया गया, इसीलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड तो है, लेकिन कार्बन 12 को सिलेक्ट क्यों किया गया है, तो स्टूडेंट उसके पीछे कुछ रीजन हैं। उनमें सबसे पहली जो रीजन है वो है कि इट इज हाईली स्टेबल है। इट इज अ हाईली स्टेबल, ये इंतहाई हाईली स्टेबल के आइसोटॉप है। और जो दूसरी चीज है कि हाईली अबंडेंट इन यूनिवर्स है, हाईली अबंडेंट इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये बहुत सारे कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 12 पे अगर बात करें कि आप किसी आइसोटॉप की आप स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आपको कैसे पता चला कि कार्बन 12 जो है वो ज्यादा स्टैंडर्ड है, ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 12 की जहां तक बात है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, और वो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे गेस करेंगे कौन सा आइसोटॉप ज्यादा स्टेबल है। तो अब सबसे जो पहली बात है कि those isotopes having even number of protons and neutrons। अब क्या कि ऐसे आइसोटॉप्स जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बोथ आर इवन आर मोर स्टेबल, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
दोनों क्यों इवन नंबर में मौजूद हो, तो ऐसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब कार्बन 12 क्या है, C6 है और ये क्या है, 12 है। अब अगर आप इसको देखें C6 एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की मैंने बात की है। तो प्रोटॉन्स तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, इसका मतलब कि प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जहां तक बात है, तो वो क्या है, 12। ठीक है, A माइनस G तो 6। तो प्रोटॉन भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ हाईली स्टेबल। पहले रूल को इसने ओबे कर लिया, इसीलिए ये क्या हाईली स्टेबल है। अब इसके बाद जो दूसरा रूल है जिससे हम क्या करते हैं, गैस करते हैं क्या भाई ये जो आइसोटॉप है ये हाईली स्टेबल है या नहीं है, वो ये है कि द आइसोटॉप्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मोर स्टेबल। कि ऐसे आइसोटॉप्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम हो, तो ऐसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने लिखा C12 क्या होता है, C6 12 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 6 हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने, प्रोटॉन 6 हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात आ गई, तो मैंने आपको बताई हुई क्या कि A माइनस जी, तो क्या A के 12 माइनस जी के 6 इज इक्वल टू 6। ये देखें ये दोनों के इक्वल है ना। तो मैंने कहा कि दोज आइसोटॉप्स आर हाईली स्टेबल whose number of protons and number of neutrons are equal। तो देखें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो हाई स्टेबल। दूसरा रूल भी इसने ओबे कर लिया। अब जो तीसरा रूल है कि दोज आइसोटॉप्स आर हाईली स्टेबल, whose, इसका तीसरा रूल है कि whose number of proton and neutrons are less। कि भाई जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या हो, वो लेस हो, तो उनको क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में आपके सामने लिख लेता हूँ 816, ये ऑक्सीजन है। तब इसमें ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। और दूसरा आइसोटॉप में आपके सामने लिख लेता हूँ C614, ठीक है। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ C612 और आखिरी में लिख लेता हूँ हीलियम का 4। तो अब अगर यहाँ पे बात करें, इसमें 8, ठीक है, और इसमें भी 8, ये बात तो हो गई। दूसरी जहां तक बात है कार्बन की, तो कार्बन में ये इसकी आ गया और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 8 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6 हैं। अगला जो कार्बन है इसके के 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। जो हीलियम है इसके अंदर क्या है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो ये बात आ गई। अब इस पे जरा बात करते हैं। पहले रूल के मुताबिक कि वो हाईली स्टेबल होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो, दोनों के दोनों इवन नंबर में हो। आप अगर देखें तो इन दोनों में क्या इवन नंबर्स में, ठीक है। इसमें एक ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन तो सब में है। पहला रूल तो सबने ओबे कर लिया। तो अगर पहले से डिसाइड आपने नहीं किया कि कौन सा हाईली स्टेबल है, तो फिर आपने दूसरे पे जाना है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि भाई कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो, इक्वल्स हो। इक्वल्स की अगर आप बात करें तो इसमें इक्वल्स हैं, ठीक है। अगले पे जाएं, इसका मतलब है कि ये फिर रिलेटिवली क्या है, ये लेस स्टेबल है। देखें ये इसमें 8 और 6, ठीक है, लेस स्टेबल है। इसका आप कह सकते हैं कि क्या मोर स्टेबल है, और इसको अगर इसके भी आप कहते हैं कि मोर स्टेबल है। दूसरा रूल आ गया। दूसरे रूल के मुताबिक एक ऑप्शन आपके पास आउट हो गया। दूसरे रूल के मुताबिक एक ऑप्शन आपके पास आउट हो गया। इसमें 8, इसमें 6, और बाकी 3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या सेम, 2 2 और 6 6 एंड 8 8। दूसरे रूल के मुताबिक एक ऑप्शन आपसे एमिट हो गया। तीसरे जो रूल है वो कहते हैं कि वो हाईली स्टेबल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के हो लेस नंबर्स में हो। तो लेस नंबर की जब आप बात करते हैं तो इसमें तो सबसे ज्यादा 8 8 है, इसमें 6 6 है, ठीक है, इसमें क्या 6 6 है,
और इसमें क्या 2 है, तो इसके मुताबिक फिर जो है ना इसको क्या होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। हाइड्रोजन इसको क्या होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। हाईली इसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंदर लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और जो कार्बन है इसको इसके मुकाबले में क्या होना चाहिए, ये मोर स्टेबल होना चाहिए और ये लेस स्टेबल होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अब ये क्या मोर स्टेबल है होना चाहिए, फिर ये क्या होता है, मोर स्टेबल भी होता है। और एज कंपेयर टू मतलब कि जो C6 और 12 है ये कि ये लेस स्टेबल है, He Kg2 एंड 4 है, ये लेस स्टेबल है। लेकिन फिर भी क्या कि हीलियम को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, हालांकि ये मोर स्टेबल है, कि मोर स्टेबल है, लेकिन फिर भी हीलियम को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, वो इसलिए कि इसका मास बहुत कम है। इसका मास बहुत कम है, जिसको क्या किया गया, 1 माना गया। तो इस कम एटॉमिक मास के साथ, ठीक है, इस कम एटॉमिक मास के साथ अब अगर आप देखें तो इसका कहते हैं कि 1 माना गया, इसके क्या 12 है, तो इसका मतलब कि मास कम है ना इसका। तो इसके साथ जब आप किसी भी उसको कंपेयर करेंगे, किसी भी दूसरे एटम के मास को कंपेयर करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब आपके लिए ये मुश्किल होगा तो उससे क्या होगा कि उससे अगर थोड़ा सा भी एरर आया तो परसेंटेज में जाके वो एरर बहुत बढ़ सकता है। तो इसीलिए हीलियम को रिजेक्ट किया गया और कार्बन को जाने क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। ठीक, कार्बन को सिलेक्ट किया गया। इससे पहले ऑक्सीजन को अल्टीमेटली पहले रिमूव हो गया था, फिर ये भी रिमूव हो गया था, फिर ये दोनों कंपटीशन में रह गए। ये हालांकि हाईली स्टेबल था, लेकिन बहुत कम मास की वजह से इसके साथ बाकी एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करना मुश्किल था। दैट इज व्हाई कार्बन 12 पोजीशन सिलेक्ट किया गया। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से आपने क्या किया, आपने कार्बन 12 पोजीशन आपने सिलेक्ट किया। अब हीलियम तो इस बेस पे जो है ना एमिट हो गया, क्योंकि भाई इसका क्या है, मास बहुत कम है, जिसको 1 माना गया। अब ऑक्सीजन को क्यों रिजेक्ट किया गया, उस बात पे जो सोचते हैं। ये तो मैंने आपको यहां से रूल्स के थ्रू बता दिया कि ऑक्सीजन को पहले जो है एमिट होना चाहिए। तो देखते हैं कि अब ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, ऑक्सीजन को क्यों रद्द किया गया। ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। यूनिवर्स के अंदर इसके जो ये 2 आइसोटॉप्स हैं ये पूरे यूनिवर्स के अंदर इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, एप्रिशिएटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी अमाउंट इसके यूनिवर्स में इसकी भी तकरीबन है, दोनों आपस में क्या करीब करीब है। तो इसीलिए आप ये पॉसिबल है कि आप अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप कार्बन ऑक्सीजन 18 से आप कंपेयर करना चाह रहे हो, तो चूंकि दोनों के एप्रिशिएटेड अमाउंट में तो ये बात पॉसिबल है कि आप उसको ऑक्सीजन 18 के बजाय आप उसको वो क्या ऑक्सीजन 16 से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट किया गया। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, हाइड्रोजन, और वो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। तो फिर पीछे क्या रह गया, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन इस वजह से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, कि इसके दोनों इक्वल अमाउंट्स में थे। लिहाजा हो सकता है कि आप अगर 18 से कंपेयर करना चाह रहे हो और ये पॉसिबल है कि वो क्या 16 हो, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो लिहाजा फिर इसीलिए जो है कार्बन को सिलेक्ट किया गया। तो स्टूडेंट ये थी कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास के मुताबिक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब अगली टर्म्स पे बात करते हैं, वो क्या, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 12th part of 1 atom of carbon 12। ठीक है, कि the mass of 12th part of 1 atom of carbon 12 is called atomic mass unit। उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब जो कार्बन एटम है उसका क्या है जी, मास के 12 AMU है, 12 AMU है। अब AMU क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, और वो क्या है, मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ 1। अब जो कार्बन का 1 एटम है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है, उसको क्या करो, 12 पार्ट्स पे डिवाइड करो, 12 पार्ट पे डिवाइड करो,
तो इसके पास आपके पास पॉइंट समथिंग जो है कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करो, अब इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो इसका मास होगा उसको आप क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट आप उसको कहेंगे कि द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन का जो एक पार्ट है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, आपके पास 12 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। फिर उसका एक पार्ट उठाओ और उसका जो मास हो उसको फिर आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। तो आप इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है तो ये बराबर हो गया किस चीज के, वन म्यू के। वन म्यू के बराबर हो गया। तो जी जो वन म्यू होता है ये बराबर होते हैं वन डाल्टन के। ये वन डाल्टन के बराबर होता है। तो या आप इसको यू भी कह सकते हैं कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU होता है, ये किस चीज के बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किस चीज के बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन, अगर कार्बन के एक एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और उसके वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर आप एक पार्ट का मास चेक करें तो वो जो है इस वैल्यू के बराबर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी क्या है, यूनिट है। तो स्टूडेंट ये थी कुछ चीजें एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ये वैल्यू आपने याद रखनी है जो कि क्या थी 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। ये क्या है 1 AMU के बराबर है। और AMU में आपको बताया कि मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ के कार्बन एटम में। तो ये वैल्यू जो आपने याद रखनी है क्योंकि आपके लिए बहुत काम की है और बहुत ज्यादा MCQs को जो आपके लिए सॉल्व कर सकती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन जहां पे हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात की। इंशाल्लाह 2 से 3 जितने भी मेरे सेशन होंगे वो मजीद इस पे आते रहेंगे, मजीद सेशन मेरे इस पे आते रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। और जो कुछ और भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिस पे मेरी 2 से 3 वीडियोस मजीद भी आएंगी वो भी आपके लिए बहुत काम की होंगी। लेकिन आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बहुत फायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे साथ रहते हुए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो इंशाल्लाह आपके सेटिस्फेक्शन में चेंज होगी। हम इंशाल्लाह आपको हर लेवल पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।